नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुद्दा आपका में। मैं हूं प्रीति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि सरकारी कामों और योजनाओं की सफलता के लिए सुशासन सबसे महत्वपूर्ण शर्त है और इसी की बदौलत योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि सुशासन पर अधिक जोर देने से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का जो लक्ष्य है वो आसानी से पूरा होगा। उन्होंने मिशन इंद्रधनुष और कोविड महामारी से बचाव के लिए टीकाकरण के नए तौर तरीकों का उदाहरण भी दिया और बताया कि अंतिम छोर तक लाभ पहुंचाने में सुशासन कितना शक्तिशाली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास के लिए जो धन है उसके साथ साथ राजनीतिक इच्छा शक्ति भी उतनी ही जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम रीचिंग द लास्ट माइल के लिहाज से एक सक्सेस मॉडल बनकर उभरा है। भारत में जो आदिवासी क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां आखिरी छोर तक रीचिंग द लास्ट माइल के मंत्र को ले जाने की जरूरत है। अंतिम छोर तक पहुंच का जो अप्रोच है और सैचुरेशन यानी ठहराव की नीति एक दूसरे की पूरक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुड गवर्नेंस सरकारी कामों और सरकारी योजनाओं की सफलता की अनिवार्य शर्त है और उन्होंने कहा कि परंपरा ये रही है कि बजट के बाद बजट के संदर्भ में संसद में चर्चा होती है, लेकिन हमारी सरकार बजट पर चर्चा को एक कदम आगे लेकर गई है। बीते कुछ वर्षों से हमारी सरकार ने बजट बनाने से पहले और बाद भी सभी स्टेक होल्डर से गहन मंथन करके एक नई परंपरा की शुरुआत की। पोस्ट बजट वेबिनार के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रीचिंग द लास्ट माइल विषय पर अपने विचार रखे। जो केंद्र सरकार की घोषणाएं हैं उनके सटीक कार्यान्वयन यानी इंप्लीमेंटेशन को लेकर और साथ ही जो अलग अलग मंत्रालय हैं उनके बीच कैसे बेहतर तालमेल हो, इस मकसद से पोस्ट बजट वेबिनार हो रहा है। 23 फरवरी से शुरू हुई ये सीरीज 11 मार्च तक चलेगी। मुद्दा आपका में आज हम बात करेंगे बजट के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर उठाए जा रहे नए कदमों, नए नजरियों की, और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ पवित्र मार्गरेटा जुड़े हुए हैं, एमपी राज्यसभा बीजेपी के, असम से एमपी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है पवित्र जी। साथ ही मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रामकृपाल सिंह स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है रामकृपाल जी। शुरुआत में पवित्र जी आपसे करूंगी। जब हम लास्ट माइल डिलीवरी की बात कर रहे हैं, रीचिंग द लास्ट माइल की बात कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि असम अपने आप में उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हो सकता है। आपके राज्य में असमिया सबसे बड़ा जातीय समूह है, इसके बाद बंगाली, बोडो, अलग अलग आदिवासी समुदाय हैं जो असम में हैं। और हम एक तरह से देखें कि समय के साथ साथ तमाम जो आदिवासी हैं उनकी अनदेखी होती रही है। 19वीं शताब्दी से लेकर 21वीं शताब्दी तक का समय जितनी तेजी से बदला, आदिवासियों की स्थिति में कोई सुधार, कोई परिवर्तन नहीं आया। अब इस संदर्भ में जब हम बजट को लेकर बात कर रहे हैं, उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर बात कर रहे हैं, आखिरी छोर तक जो व्यक्ति है उस तक सुख सुविधाओं को पहुंचाने की बात कर रहे हैं, तो इसमें कितना बड़ा बदलाव आप इस बार देख रहे हैं? हाँ, बदलाव तो देख रहे हैं एंड वी द नॉर्थ ईस्टर्न पीपल स्पेशली असम हैज प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस द लास्ट माइल डिलीवरी। जो आप बोल रहे लास्ट माइल डिलीवरी असम में हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जैसे आप कोविड वैक्सीनेशन का बारे में हम जिक्र कर सकते हैं। कोविड वैक्सीनेशन पूरा देश में 200 करोड़ से अधिक वैक्सीनेशन किया गया है, असम एवं नॉर्थ ईस्ट में भी किया है। लेकिन बाकी जगह से नॉर्थ ईस्ट ज्योग्राफिकल जो अपना एरिया है, ये पहाड़ी प्लेन से रिवरन एरिया से, हिली एरिया से, ऐसा जगह पर भी वैक्सीनेशन पहुंचाया गया मोदी सरकार का सुप्रशासन की वजह से। पर्वत का कोई एक अंदर के एक जगह में जहां जाने के 10-12 घंटा चाहिए, कोई रास्ता नहीं है। ऑब्वियसली ओनली 3-4 फैमिलीज में रिजाइड इन अ हिल टॉप ऑफ हिली एरिया। वहां भी वैक्सीनेशन सही समय पर पहुंचा गया था। नॉट ओनली वैक्सीनेशन, जो मुफ्त का रेशन हो या बाकी जितना भी सहायता चाहिए कोविड में और या पोस्ट कोविड में भी, each and every last mile in practically last mile in this the below poverty line हो या geographically secluded area हो, वहां तक भी कोविड वैक्सीनेशन हो या फिर रेशन हो या जितना भी स्कीम से, everything is reaching in true sense to the nooks and the corners, and especially the remotest area of the hilly places and riverine places of Northeast. This is the best example. And we have very carefully listened to the speech of Her Excellency, the President of India. We have listened to each and every sentence of Honorable Finance Minister of India. And of course, we listen to our Honorable Prime Minister Modi ji as well. So, ये जो बजट है
ये जो बजट है, ये जो the steps taken by the central government is in the really being an Indian, I take pride that yes, जो as अंत्योदय का जो दर्शन है, जो that philosophy, following that philosophy to empower, to encourage, to strengthen the person at the last line, and it is been really implemented, and we really take pride, not as a member of a political party or as an a parliamentarian, but as a citizen of India, I do take pride because yes, this is called good governance. ऑल राइट, रामकृपाल जी, इम्प्लीमेंटेशन को लेकर या आखिरी छोर तक किस तरह की पहुंच है, कुछ उदाहरण पवित्र जी ने हमें दिए उसको लेकर, लेकिन बजट बनने की, बजट पर मंथन की, बजट पर चर्चा की जब हम बात करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री ने भी कहा कि परंपरा ये रही कि बजट के बाद संसद में बजट के संदर्भ में चर्चा होती रही, लेकिन जब सरकार ये कोशिश कर रही है कि बजट बनाने से पहले और बजट के बाद भी स्टेक होल्डर से गहन मंथन हो, ये किस तरह का बदलाव है और इसका असर क्या है? देखिए, बहुत बड़ा बदलाव है और ये बदलाव जैसा हम कह रहे हैं कि सिर्फ इस बजट के अध्ययन से नहीं देखा जा सकता। देखिए, बदलाव अगर आप सोचिए, जैसा कि आपने शुरू में एक बात कही थी कि दो चीज़ें हुई हैं। पहली बात तो जैसा मोदी जी ने कहा कि एक किसी भी सरकार का, नेता का लक्ष्य क्या है वो बहुत साफ होना चाहिए। तो जब से ये सरकार आई है तब से उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य यही है, जिसको गांधी जी ने कहा था अनटू दिस लास्ट, उस अंतिम व्यक्ति को जो हाशिए पर बैठा हुआ है उसको कितना लाभ पहुंचता है, ये सारे विकास का मापदंड होना चाहिए। और ये डे वन से मोदी जी इसको लगातार कर रहे हैं। दूसरा, जैसा ये बजट के माध्यम से, पहली चीज़ तो एकदम दिमाग साफ होना चाहिए कि आपका लक्ष्य क्या है। दूसरी चीज, जो ये पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है उसको किस हद तक, उसमें जो बाधाएं हैं, जो लूपहोल्स हैं, उसको कैसे दूर किया जाए, और ये दूर करने का काम ये सरकार ने 2014 से शुरू किया। और अगर आप देखें तो इसमें एक कंटिन्यूटी है सरकार के पूरे सारी चीज़ों में। चूंकि आज बजट पर आप कह रही, इसलिए मैं पर्टिकुलर्स को कहता हूँ कि आप देख लीजिए बजट पहले क्या था। बजट एक ऐसा होता था, क्या चीज़ें सस्ती, क्या चीज़ें महंगी, कहाँ से आएगा और कहाँ पे खर्च होगा, इसका ब्यौरा दे करके ख़त्म हो जाता था। लेकिन आप देखिए कि ये 2014 से मैं कह रहा हूँ कंटिन्यूटी, यानी बजट जो है वो सिर्फ संसद के भीतर कोई पढ़ी जाने वाली चीज़ नहीं है। बजट के पहले गांव, मोहल्ले, सड़क, सब जगह पे एक चर्चा हो गली मोहल्ले में, और बजट जब आ जाए तो उसके बाद कंटिन्यूटी उस पर बनी रहे, ताकि ये फोकस हो कि जो बजट में आपने लक्ष्य रखा था, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, जो लोग हैं वो जैसे होता है ना, रात को पहरेदार क्या कहता है, जागते रहो। ये जो कंटिन्यूटी है, इसमें बहस विमर्श। तो अब क्या हो गया है कि चूंकि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी के सहारे, जैसे कि अभी कह रहे थे हमारे सांसद महोदय कि देखिए अंतिम व्यक्ति तक चीज़ें पहुंच रही हैं। और मैं इसको आपको एक उदाहरण के तौर पर बताऊँ। पहली बात तो सोच के स्तर पर मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए सोच कैसी बदली है। जाहिर सी बात है कि पिछड़ा हुआ जो भी आदमी पिछड़ा है वो बड़े दूर पर रहता है, सेंटर से बहुत दूर, पेरिफेरी पर। मोदी जी मारा गांव जाते हैं, वहां कहते हैं ये अंतिम गांव नहीं है, ये पहला गांव है। देखिए, यानी पूरी फिलॉसफी, सोचने का नजरिया बदलता है। जब आप उसको, जिसको हमेशा माना जाता था कि आखिरी गांव है भारत का, जब हमारा प्रधानमंत्री उसको कहता है ये पहला गांव है, यानी कोई भी विकास, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जब बनेगी तब उसमें माड़ा पहला गांव होगा। नतीजा क्या हुआ, अंतिम गांव नहीं है कि आपकी सारी योजनाएं बनते बनते पता चला कि उसके हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। तो जब आप, जैसे मान लीजिए इसी बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर आप देखिए, इतना बड़े पैमाने पर सरकार जो है ढांचागत निवेश करने जा रही है। जाहिर सी बात है उसमें जब ढांचागत निवेश में आएगा तो सड़कें भी हैं उन दूर। और जब भी, मेरा ये कहना है कि मोदी जी सिर्फ ये नहीं करते कि एम्पावरमेंट का मतलब गरीब आदमी को खाली मुफ्त का राशन दे दो या पैसा दे दो, नहीं, उसको एम्पावर करो, उसकी जो जरूरत की चीजें हैं उसके घर तक सड़क ले जाओ, उसको श्रम करने का मौका दीजिए। तो जिसको कहते हैं एम्पावरमेंट ऑफ दैट सोसाइटी, जिसकी जरूरत है। तो आप ये पाएंगे कि हर तरह की नीतियों में
दूसरा, एक तो चूंकि आप ये सोच बदल रहे हैं पूरे ब्यूरोक्रेसी की, पूरे समाज की, जी। कि ये जो दूर का है वो दूर नहीं है, वो हमारा पहला है, हम सेंट्रल नहीं हैं। ये सब जो प्रहरी हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट देख लीजिए, चाहे जैसा मैंने कहा हमारा गांव या जो भी है, जाहिर सी बात है कि ये आदिवासी बेल्ट देखिए कहाँ रहती है। ये शहरों से दूर रह करके जहाँ दुरूह होता है वहाँ पे रहते हैं, नदियों के किनारे। यहाँ पर जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर रोड वहाँ तक ले जाएंगे तो ऑलरेडी वो अपने श्रम को, मतलब उद्यमशीलता उनकी बढ़ेगी और वो खुद कमा करके अपना विकास करेंगे। बिल्कुल। और दूसरा बताऊं आपको, आपने याद कीजिए 2014 से पहले जो पद्म श्री अवार्ड मिलते थे, उसमें आप पहले ही फोरकास्ट कर लेते थे कि फलाना इस विभाग का ये होंगे, इस विभाग के ये होंगे। इतने अननोन चेहरे जो आ रहे हैं, आप देखिए एम्पावरमेंट यही नहीं है कि उसके खाते में डायरेक्ट पैसा पहुंच रहा है। वो तो जो राजीव गांधी कहते थे कि 85 पैसा गायब हो जाता है, वो तो पहुंच ही रहा है। उसके अलावा उसको आप एक पद्म श्री दे करके ऐसे ऐसे अनाम चेहरों को, जो गांव में जिनको कोई जानता नहीं है, जिनको किसी तरह के नाम छपने की या प्रकाशन की कोई लालसा नहीं है, उनको सम्मानित करना। तो ये जो मैं क्या देखता हूं कि ये जो इस सरकार की जो नीतियां हैं, इसमें अलग अलग विभाग, जैसे मोदी जी ने गति शक्ति किया, तो मैं ये कहूंगा कि इसमें अंतरावलंबन है, इंटरडिपेंडेंस है। बिल्कुल। हर डिपार्टमेंट चाहे वो जो भी हो, उसका सिर्फ फोकस ये है कि गरीब से गरीब व्यक्ति को लाभ पहुंचे, और लाभ ऐसा नहीं कि वो लाभ सिर्फ लाभार्थी बन जाए, उसको उद्यमी बनाना है, ताकि वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके, सम्मान के साथ जीवन जी सके। इसलिए उसका आर्थिक सामाजिक उत्थान करना है। तो जो प्रधानमंत्री जी का जो ये बजट है, इस पे लगातार फोकस हो रहा है ये कि जो हमने संकल्प लिया है उस पे इम्प्लीमेंटेशन हो। ये नहीं कि आप साल भर दाब के बैठ गए और पता चला कि यानी दो बड़ी बातें, एक मानसिकता में बदलाव। इसीलिए कहा जाता है कि पहले कोई भी लड़ाई हो या कोई भी काम हो, पहले दिमाग में जीता जाता है, उसके बाद आप आगे उसके लिए लड़ाई के लिए तैयार होते हैं। इम्प्लीमेंटेशन की बात कही, और दूसरी जो बात आपने कही रामकृपाल जी, कि समय से पहले लक्ष्य को पूरा किया जा रहा है। पवित्र जी, जब समय से पहले लक्ष्य को पूरा करने की बात आती है, और जब सरकार के कामों को, जैसा प्रधानमंत्री ने भी कहा कि लगातार मॉनिटरिंग होती है और देखा जाता है कि काम समय पर पूरा हो रहा है या नहीं। जब हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, जल्द ही हम 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, 5 ट्रिलियन का जो लक्ष्य है हमारा, वो जाहिर तौर पर तभी पूरा होगा जब लास्ट माइल डिलीवरी और हर एक को कहीं ना कहीं समायोजित करते हुए देश आगे बढ़ेगा। तो ऐसे में आप मानते हैं कि जो दिशा है वो सही है, और हर एक सेक्टर की जब बात की जाए, आपने कोविड को लेकर बात की, टीकाकरण को लेकर बातें कहीं, हर सेक्टर को लेकर कहीं ना कहीं ये जो मॉनिटरिंग है और लक्ष्य से पहले काम करने का, पूरा करने की जो बातें हैं, वो सही दिशा में जा रही हैं। हाँ, लक्ष्य को समय से पहले, टाइम बाउंड एंड टू कंप्लीट, टू एग्जीक्यूट, टू कमीशन ऑन टाइम, जो आप बोल रहे हैं, इसका बढ़िया एग्जांपल है अपना ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर जो पुल हैं। ये पुल साधारण पुल नहीं है, एक लेंथ 5 kilometers, 6 kilometers, 7 kilometers. One of the longest bridges are already built on the river Brahmaputra, that is Dhaula Shadiya Bhupen Hazarika Setu, and the longest river bridge also in pipeline, jo Phulbari Dhubri Bridge, it is also approximately 18 kilometers. ये जो bridges है over river Brahmaputra, since independence to 2014, Assam had got only 3 bridges over river Brahmaputra. Lekin only because of that particular point you were mentioning, that within time frame, the projects to be completed, to be delivered to the people. पिछले 9 सालों में स्वराज के बाद 67 years में अपना असम में ब्रह्मपुत्र के ऊपर था 3 bridges, 3 river bridges were there. But after Modi's tenure as the Honorable Prime Minister, within these 9 years, Assam got 3 bridges. That thing I already mentioned in the parliament. और 3 अभी 1-2 साल में complete होगा. तो 6 मोदी जी का इस tenure में 6 bridges the northeastern people, the people of Assam, are going to get. Because the mission is to complete on time, within the time frame as fixed
at the time of planning. So ये जो समय से आगे ही complete करना, सही ढंग से करना, और एक bridge, I don't know whether I should mention it or not here. The previous governments took 16, 17 years only in the initial to complete the initial stages. It was about to break the record of Taj Mahal, but luckily Modi ji and this government came to power, and it is completed within 4 years. So if time-bound projects का experience अपना है, और I should mention about connectivity. Modi ji is giving importance for the connectivity, and connectivity में air connectivity, railway connectivity, road surface connectivity, and the water transport connectivity, internet connectivity, and railway connectivity. I can give you an example. In Nagaland, the people of Nagaland got its first railway station, the first railway station in 1903. 1903 में पहला रेलवे स्टेशन मिला, और second railway station, for the second railway station, we the people of northeastern Nagaland had to wait for 119 years. So this is the thing. Each and every northeastern states are getting connected to railway network. We are included. Even the remotest areas of northeastern region, all the capitals of northeastern region are now included in a map, railway map of India. एकम आज हो रहा है, and everything is time bound. समय में होना ही पड़ेगा. All the railway connectivity, air connectivity, जो धुबरी एक जगह है, ये it's not a developed, it's a developing district. So Dhubri में 1984 से एक airport was defunct, Rupsi airport was defunct, but now Modi जी आने के बाद ये भी operational हो गया. So all this connectivity हो, road transport हो, construction हो, bridges, medical colleges, even Northeast got one now, AIIMS in Guwahati. And each and every district of Assam are going to get one medical college. Only 11 medical colleges have been completed, and another 14 colleges are to be completed within 3-4 years. So these are the time-bound projects. This has been possible only because of the vision of Honorable Prime Minister Modi ji to implement properly, perfectly, and within the stipulated time. So this is आपने जो बोला है वही है. तो to take project, to implement project सही है, लेकिन सही समय पर भी ये complete करना भी very important है. And I think this new budget also, I have gone through the new budget. So many sectors are there, and budget is allocated in such a manner that each and every capex हो या other expenditure हो, सही समय पर complete होने का पूरा 100% it's sure, it's निश्चित है. क्योंकि especially I'll mention only 7 sectors: the health, nutrition, water, education, rural development, food subsidy, housing, and urban development. ये जो इस बार का जो ये budget है, along with all the other heads, these are the very important sectors where the schemes like National Health Mission, Ayushman Bharat, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, जल जीवन मिशन, समग्र शिक्षा, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, बिल्कुल, ये तमाम योजनाएं और तमाम सेक्टर्स हैं बिल्कुल जिन पर ध्यान देकर आगे बढ़ा जा रहा है. चैलेंजेस क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं, इस पर आप दोनों का कमेंट जरूर लूंगी. लेकिन एक जो बात कही आकांक्षी जिला कार्यक्रम को लेकर, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को लेकर, और ये बात कही प्रधानमंत्री ने कि जो प्रतिस्पर्धा की जो भावना आ रही है वो हम ब्लॉक स्तर पर देखें, जिला स्तर पर देखें, राज्यों के स्तर पर देखें, इसको आप कितना जरूरी मानते हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि जब आप समाज के एक बहुत बड़े तबके को, जिसमें लोअर मिडिल क्लास और एक जिसको कहते हैं हाशिए पर जो पिछड़े, इनमें एक्चुअली वही मैंने कहा था कि इनको आज जो मदद दी जा रही है वो मदद के पीछे एक ये है कि उनकी प्रतिभा, उनके कौशल को इतना उभारा जाए, जो भी उनको यानी उनका एम्पावरमेंट किया जाए. और जाहिर सी बात है, ये इस एम्पावरमेंट के सेंटर्स क्या होते हैं, ग्राम लेवल पर ग्राम सभा होती है, उसके ऊपर ब्लॉक होते हैं, प्रखंड होते हैं, उसके ऊपर तहसीलें होती हैं, फिर जिला होता है. तो ये जो है ये प्रतिस्पर्धा, जिसको मैं कहता हूँ बल्कि एक परिस्पर्धा, यानी कि एक हेल्दी कंपटीशन, नेगेटिव नहीं, कि एक दूसरे में होता है. और ये धीरे धीरे बढ़ते हुए जिलों का कंपटीशन, फिर राज्यों का कंपटीशन,
कि हम आगे बढ़ें, हमारी जैसे राज्य दिखाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये लगातार, मैं यही कह रहा था कि 2014 से ही लगातार इसकी शुरुआत हुई। देखिए, पहली चीज़ क्या थी, जितने भी ये उद्देश्य और नारे थे, ये नारे तो आज़ाद भारत से आज तक लगते रहे हैं। बिल्कुल। सोशलिस्ट और समाजवादी नारे क्या लगते थे, जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण 70 में, ताकि एक गरीब आदमी का बैंक में खाता खुल सके। हुआ कब हुआ? 2014 के बाद। आप देखिए, इतने बड़े पैमाने पर कोई सोच नहीं सकता था, बैंक के अधिकारियों के हाथ पैर फूल रहे थे जब ये बात आई। लेकिन मोदी जी उस तरह से हैं कि भाई शुरू तो करो, हम पालेंगे, और समय से पहले उसका लक्ष्य पूरा किया गया। तो ये जो एम्पावरमेंट की बात है, एक प्रतिस्पर्धा की बात है कि स्वस्थ कंपटीशन, स्वस्थ प्रतियोगिता हो कि कौन आगे बढ़ रहा है। ये चीज़ें अगर आप देखिए हर लेवल पर शुरू की जा रही हैं। आपको मैं बताऊं कि जैसे मैंने कहा कि आप देखिए कैसे कैसे लोगों को पद्मश्री दिया जा रहा है। एक कोई आदमी जो सोशल वेलफेयर का काम कर रहा है, कोई इतना है कि वो मजदूरी करके अपना पैसा बचा करके गांव में शौचालय खोल रहा है। तो जितनी चीज़ें, यानी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड इसलिए कर रही है कि ताकि आप आगे चल करके अपने कुशल अपने कौशल और अपने हुनर से कमा सकें। जब मोदी जी ने बहुत पहले एक बात कही थी कि एक पकौड़ा बना करके एक आदमी, तब उनका मकसद ये था कि डिग्निटी ऑफ लेबर, किसी भी समाज में, किसी भी समाज वही बढ़ सकता है जहां पर श्रम की प्रतिष्ठा हो। ये बात उन्होंने इस संदर्भ में कही थी, डिग्निटी ऑफ लेबर, कि यही होता है। और आप किसी भी विचारधारा को देखें, चाहे वो कार्ल मार्क्स हो चाहे जो भी हो, वो सीधी बात होती है, मुझे भीख नहीं चाहिए, मुझे अपने श्रम का मूल्य चाहिए, वो किसी भी रूप में हो, मुझे अपने कौशल का मूल्य चाहिए। आदमी साइंटिस्ट है या लेबर है या वो किसान है। तो देखिए, अभी जैसे आज या कल में ही इतने किसानों को सीधे बैंक खाते में पैसा जा रहा है। ये सब इसलिए है कि वो उसकी उद्यमशीलता को बढ़ावा मिले, रुकावटें दूर करने का। तो ये जो एक बहुत बड़ा, जैसे मैंने कहा कि कंटिन्यूएशन है। जैसे अभी हमारे सांसद महोदय कह रहे थे, हर चीज में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, जहां भी हो। आपको एक छोटा उदाहरण दूं, प्रीति जी, देखिए, याद कीजिए 10 साल पहले, हमारा तो जीवन ही मीडिया में बीता है, अखबार में। मैं इस बात को तरसता था कि नॉर्थ ईस्ट की खबरें, हेडलाइन आपको कब सुनाई पड़ती थी? बिल्कुल। जब असम में बाढ़ आए। बिल्कुल। आज देखिए, आए दिन कहीं न कहीं नॉर्थ ईस्ट मेन मीडिया में चर्चा का विषय होता है, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो अखबार हो, चाहे जहां किसी न किसी कोई डेवलपमेंट का काम। जितने हाईवेज बने हैं, जितने वाटरवेज का जो काम हुआ है, ब्रह्मपुत्र पर नदी पर जो पुल बनाने की बात हुई, आप कश्मीर को देख लीजिए। कश्मीर में जो विकास की योजनाएं चल रही हैं, अभी कश्मीर में हमारे विज्ञानियों ने जो निकाला है कि वहां पे इसका बहुत बड़ा लिथियम का भंडार यह बहुत बड़ा है। तो आप देखिए ना कि कैसे ये क्षेत्र भी आज मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह बना रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो है मोदी जी का एक इंटीग्रेटेड मॉडल जो है कि समग्र विकास, लेकिन इस विकास का जो पैमाना होगा वो होगा कि आखिरी व्यक्ति के जीवन में कितना बदलाव आया है। बिल्कुल। अब समय थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा चैलेंजेस पे बात हो जाए। पवित्र जी, जब बजट की बात हो रही है, बजट पर मंथन की बात हो रही है, अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, तो जाहिर तौर पर जब इसमें फिस्कल डेफिसिट की भी बात होगी। सरकार की पूरी कोशिश है कि जो तमाम सेक्टर्स हैं उन पर ध्यान दिया जाए, जो आखिरी छोर का व्यक्ति है उसका विकास किया जाए, और एक तरह से बिजली, पानी, आवास, हर मूलभूत सुविधा को लेकर सरकार कोशिश कर रही है कि वो हर व्यक्ति तक सही से पहुंचे। लेकिन फिस्कल डेफिसिट जो चुनौती है, उसे आप क्या मानते हैं, किस तरह से पार पाएगी सरकार? Fiscal deficits compared to the previous governments, you can see how this government is balancing in implementation and utilizing every rupees and every portion of the rupees. So fiscal deficit, I am confident enough that it will be well managed by the Honorable Finance Minister and her group under the leadership and the guidance of Modi ji. So we are optimistic. We do look forward that jo hoga, sahi hoga, acha hoga, and the nation is now
one of the strongest economy in the world, and definitely all the stakeholders जितना भी अंशीदार है सब लोग का कोशिश से और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो आदर्श है जो विजन है उसी के लिए अपना Team India will handle it properly. Optimistic. Let the positive days to come. We are looking forward and optimistic. And I want to mention मेरा जो fellow colleague speaker जो बोल रहे हैं एक बात सही बोला है कि we used to see that the budget है only for the people of economists, लोग व्यापारी लोग, पत्रकार लोग, राजनीतिक लोग, लेकिन भाई साहब ने सही बोला है आजकल the budget discussion is not confined to the people related to only the high business established business houses, पत्रकार, economists or the academicians. Now the Indian budget is a subject of गांव में हो या कोई खेत में हो कोई गली में हो स्कूल कॉलेज स्टूडेंट हो इट इज एन वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट वेयर चर्चा का विषय बिल्कुल entire nation is discussing and encouraging and appreciating the moves of honorable prime minister. Now budget is not limited to a certain people, a group of people, but budget is now it's a subject of the entire 140 crore people of India. I agree with my fellow speaker. बिल्कुल पवी जी, अब समय क्योंकि कम है, रामकृपाल जी चैलेंजेस को लेकर आपका भी एक कमेंट, चुनौतियां क्या है? क्योंकि जैसे मैंने कहा जब बजट की बात होगी तो आय व्यय की खर्चे की बात होगी ही, कैसे होगा देखिए कंट्रोल? एक बात तो प्रीति जी आप भी मानेंगी, सब पूरी दुनिया मान रही है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। अगर हम मान लें कि 6 से 7% जैसा कि है, अगर 7% 6.5 से 7 के बीच में अगर हम ग्रो कर रहे हैं तो आज की जो फिस्कल डेफिसिट है वो उसके सामने कुछ भी नहीं है, मैनेजेबल है पूरी तरह से। और ये पूरी दुनिया मान रही है, हमें नहीं कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री क्लेम कर रहे हैं, IMF से देखिए, वर्ल्ड बैंक से देख लीजिए, और पूरा चाहे यूरोप हो या चाहे US हो, जिस तरह से आज देखिए आप US में इन्फ्लेशन रेट क्या है, यूरोप में इन्फ्लेशन रेट क्या है, हमने आज भी बुरे से बुरी हालत में जो इन्फ्लेशन रेट हमारा है, आज कोई कल्पना कर सकता है कि US और हम यूरोप से हैं, हमारा इन्फ्लेशन हमारे यहाँ कम है, जबकि हम अभी 2 साल 3 साल के बाद कोविड से निकले हैं। तो मुझे लगता है कि जैसा मैं समराइज करने के लिए एक शेर किसी का है कि देखिए मुश्किलें ही मुश्किलें हैं राह मंजिल में, यहाँ हौसले ही हौसले हैं आजमाने के लिए। ऐसा नहीं कि मुश्किलें नहीं है, लेकिन हमें यह भरोसा है कि इन मुश्किलों से हम पार पा लेंगे। बिल्कुल। और इसी के साथ पवित्र मार्गरेटा जी, आपका और रामकृपाल सिंह जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में मुद्दा आपका में जुड़ने के लिए। फिलहाल समय यहीं पूरा हो गया है। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं, अपने राय सुझाव प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा कर सकते हैं, इसका हमें इंतजार रहता है। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।